नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। महाराष्ट्र चुनाव में इस समय सरगर्मियां एकदम चरम पर पहुंच गई हैं, क्योंकि भीतर ही भीतर यानी एक तरफ महायुति और दूसरी तरफ महागठबंधन, और इन दोनों ही गठबंधनों के भीतर भी कई सारे किस्म के खेल चल रहे हैं। और उधर दूसरी तरफ आज पहुंच गए हैं राहुल गांधी नागपुर। जी हाँ, नागपुर, जो कि एक तरफ तो बाबा अंबेडकर, जहां पर उन्होंने दीक्षा भूमि जो कहा जाता है बौद्ध धर्म को अपनाया और एक तरह से जो दलित हैं उनको एक नई दिशा दी, वहीं दूसरी तरफ नागपुर है संघ का मुख्यालय, यानी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका मुख्यालय जो है वो नागपुर है। और इसीलिए विदर्भ का ये जो शहर है इसको संघ का गढ़ भी कहा जाता है। और आज यहाँ पहुंचे हैं राहुल गांधी। अब से थोड़ी देर पहले वो पहुंचे और वहां सबसे पहले उन्होंने दीक्षा भूमि गए, वहां पर उन्होंने भगवान बुद्ध को अपनी श्रद्धा अर्पित की। और उसके बाद अब वो पहुंचे हैं संविधान सम्मान सम्मेलन में, और जहां पर वो क्या कुछ बोल रहे हैं ये हम आपको सुनाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने इस समय आरएसएस के गढ़ से बीजेपी को एक जो नई चुनौती दे दी है। कल राहुल गांधी थे तेलंगाना में, वहां भी उन्होंने जाति जनगणना की बात की। उसके बाद आज राहुल गांधी के दो आलेख, मतलब एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में, आलेख एक ही है लेकिन एक हिंदी और एक अंग्रेजी में जो छपा है, उस आलेख में जिस तरीके से राहुल गांधी ने सीधे सीधे व्यापार का मुद्दा उठाकर और एकाधिकार को उसमें जिस तरह से बताया है कि बीजेपी के शासन में किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर काम हो रहा है और कैसे भारत को एक तरह से नई गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है, इस पर राहुल गांधी ने जो कुछ लिखा उससे सियासत में एक नई खलबली मची है। और इधर महाराष्ट्र की सियासत की जो बात मैं कर रही थी, वहां जो नई सरगर्मियां हो रही हैं उसमें महायुति में इस समय एक अजीब किस्म का खेल खेला जा रहा है। एकनाथ शिंदे अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको एक तरीके से बीजेपी ने राज ठाकरे के साथ मिलकर किनारे लगाने की तैयारी कर ली है। तो एक तरफ महायुति का ये जो खेल है, दूसरी तरफ महागठबंधन। आज शाम को उसका जो घोषणा पत्र है वो जारी होने वाला है। और इधर राहुल गांधी के यहाँ पहुंचने से, मतलब अभी जो वो नागपुर पहुंचे हैं और यहाँ अभी वो क्या कुछ कहेंगे ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि राहुल गांधी का भाषण चल रहा है, उसकी कुछ बातें हम आपको सुनाएंगे। लेकिन आज हम खरी खरी में चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी ने ये जो नया वार किया है, या ये कह ले कि वार वही है, उसका अंदाज नया है, क्योंकि राहुल गांधी एक बार फिर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात उठाएंगे। न्याय का अधिकार, जो वो बात हमेशा से कहते रहे हैं और जिसको लेकर उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक निकाल ली। और उसमें उन्होंने जिस तरीके से बार बार मांग की कि हिंदुस्तान का एक्सरे होना चाहिए, यानी जाति जनगणना होनी चाहिए, ताकि ये पता चले कि किस आबादी, मतलब किस वर्ग की, किस धर्म की, किस जाति की कितनी आबादी है और उसको उस हिसाब से उसका हक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये बात राहुल गांधी अब जिस भी मंच पर पहुंचते हैं उस मंच से उस बात को उठाते हैं। आज उनके लेख में भी यही सारी बातें हैं कि किस तरह एकाधिकार को बढ़ावा दे दिया है बीजेपी ने 2-3 उद्योगपतियों के हाथ में, और पूरी पूंजी जिस तरह से सौंप रही है। और वहां पर कहीं ये नहीं है कि कोई रिसर्च हो रहा है, कोई शोध हो रहा है, कोई नवाचार हो रहा है। ये उद्योगपति जो है ये केवल भारत के संसाधन को लूट रहे हैं और अपनी तिजोरी भर रहे हैं और दूसरी ओर जनता को गरीब कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने अपने लेख में ये भी लिखा, आखिर में उन्होंने ये लिखा कि आपको मसीहाओं की तलाश करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना मसीहा यानी अपने अधिकार के लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। राहुल गांधी एकदम नई लकीर खींच रहे हैं राजनीति की। बहुत से लोगों को ये बात अजीब लग सकती है कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में, जबकि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है, जब बीजेपी ये कर रही है कि वो रोटी बेटी और माटी जैसी बातें जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, कहीं उनके जो दूसरे नेता है वो हिंदुत्व को, मतलब हिंदुत्व का, उग्र हिंदुत्व की परिभाषा देते हुए लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, वहां पर राहुल गांधी अभी भी वही बातें कर रहे हैं जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान की, जो लोकसभा से पहले जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली तब जो बातें की। राहुल गांधी अपनी बातें बदल ही नहीं रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि राहुल गांधी अपनी बातें नहीं बदल रहे हैं तो क्या इसका मतलब यही नहीं है कि वो हिंदुस्तान को बदलना चाहते हैं? इसलिए जिन मुद्दों को उन्होंने शुरू से उठाया उन्हीं मुद्दों को लेकर वो अभी भी चल रहे हैं। तो बेशक ये बात कुछ लोगों को अजीब लग सकती है कि इस समय राहुल गांधी को चुनाव पर फोकस करना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी का जो एक नजरिया है वो मेरे हिसाब से बहुत व्यापक नजरिया है। वो अभी एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेकर चल रहे हैं
और कहीं ना कहीं इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा। आज ही देवेंद्र फडणवीस का भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को ये कहा कि अब वो कांग्रेसी भी नहीं रह गए, वो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित लगते हैं, और उन्होंने अर्बन नक्सल जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। तो ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी को राहुल गांधी का वार करने के नए नए तरीके, इन सब से अब तकलीफ पहुंचने लगी है, चोट पहुंचने लगी है। और ऐसे में तिलमिलाई बीजेपी आज क्या करेगी, जबकि राहुल गांधी एक तरफ उन्होंने संविधान सम्मेलन में वो पहुंचे हुए हैं, नागपुर में अभी भाषण दे रहे हैं, शाम को वो मुंबई पहुंचेंगे, वहां पर रैली करेंगे, और उसके अलावा वो जिस तरह से मुद्दों को उठा रहे हैं, आज उनका जो लेख आया है उसमें जो बातें उठी हैं, राहुल गांधी के ये जो तीन तरफ से किए गए वार हैं, इनसे बीजेपी कैसे बचेगी, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, हम अभी देख रहे हैं कि राहुल गांधी परसों वायनाड में, कल तेलंगाना में, आज वो नागपुर में, शाम को वो मुंबई में, लगातार वो इधर से उधर पहुंच रहे हैं, उनके भाषण हो रहे हैं, अलग अलग तबकों के लोगों से, अलग अलग भाषाओं में वो लोगों को, मतलब वो अंग्रेजी या हिंदी में ही बोलते हैं, और जहां जैसी भाषा वहां उसका अनुवाद हो जाता है, लेकिन उसका मूल यही रहता है कि वो लोगों को लगातार जगा रहे हैं कि आपको किस तरीके से अपने हक के लिए खड़ा होना है, और बीजेपी के राज में किस तरह से आपके हक मारे जा रहे हैं। अभी राहुल गांधी का आज जो आर्टिकल आया है अंग्रेजी अखबार में, और हिंदी में आश्चर्य हुआ कि दैनिक जागरण जैसे अखबार में उन्होंने उनका लेख छपा है। मतलब हिंदी के और भी नामचीन अखबार हैं और ऐसे अखबार भी हैं जिनकी प्रतिष्ठा अब तक कायम है, लेकिन ऐसे में वो जागरण जैसे अखबार में एक तो उनका आर्टिकल छपा, ये भी अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। बहरहाल आर्टिकल में जो बातें उन्होंने लिखी है, जिस तरह से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का हवाला देते हुए उन्होंने जो बातें लिखी है, और हमने संसद में भी देखा है कि किस तरह राहुल गांधी इन बातों को बोल चुके हैं कि आपको हमेशा मिस्टर A1 A2 जिसकी बात वो करते रहते हैं, आप मतलब मोदी के लिए वो कहते हैं कि आप हमेशा इन दो लोगों का फेवर करते हैं, और बाकी उद्योगपतियों को आपने, या बाकी जो उद्योग में जो छोटे व्यापारी हैं या मझोले व्यापारी हैं, उन पर आपका ध्यान नहीं है। और दूसरी उनकी जो बात है कि आप हमेशा इनोवेशन, मतलब एक होना चाहिए कि नवाचार जहां होना चाहिए, तभी कोई भी देश आगे प्रगति करता है। और इसमें आज अपने आर्टिकल में उन्होंने कुछ कंपनियों का नाम भी गिनाया कि कैसे इन कंपनियों ने कुछ नए प्रयोग किए और उनसे रोजगार भी बने और देश भी आगे बढ़ा। जबकि ये जो दो लोग हैं, ये लोग केवल संसाधनों को ले रहे हैं, अपनी तिजोरी भर रहे हैं, और बदले में देश को कुछ नहीं दे रहे हैं। ये राहुल गांधी ने इसे समझाया, और इसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का उदाहरण दिया कि कैसे वो डरा सहमा कर, धमका कर, लोगों को बांट कर और अपना राज चलाती थी, और जिसको ब्रिटेन में कहा जाता था कि वो बड़ी आदर्श वाली कंपनी है। लेकिन असल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ये 200 साल की गुलामी में भारत अच्छे तरह से समझ चुका है। आज फिर से उसी मोड़ पर भारत को ले आई है बीजेपी, ये कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी का इस समय ये जो वार है, महाराष्ट्र चुनाव या झारखंड चुनाव, दोनों में ही कहीं ना कहीं एक तरफ उद्योगों, मतलब क्योंकि महाराष्ट्र जैसे हम कहते हैं कि आर्थिक कैपिटल है मुंबई, और वहां पर यह हमेशा आरोप लगते रहे, अभी जो महा विकास अघाड़ी ने आरोप लगाया बार बार कि आप यहाँ के उद्योगों को गुजरात ले जा रहे हैं और गुजरात का गुलाम बनाकर महाराष्ट्र को रख रहे हैं। वही झारखंड में आरोप यह है कि आप आदिवासियों का जल जंगल जमीन जो है उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं, और उसको भी आप 2-3 कॉर्पोरेट घरानों को देना चाह रहे हैं। ये महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड चुनाव के वक्त राहुल गांधी का ये जो आलेख है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए समित्रा जी, एक तो राहुल गांधी का जो आज आलेख प्रकाशित हुआ है वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हुआ है, उसमें बहुत से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, और जाहिर सी बात है कि जो मुद्दे उठाए गए हैं उनका चुनाव से भी लेना देना है। और चुनाव से इसलिए लेना देना है समित्रा जी कि अगर मोनोपोली होगी तो मोनोपोली जाहिर सी बात है कि बिना सरकार के संरक्षण के मोनोपोली नहीं हो सकती, और सरकार का संरक्षण होता है तभी मोनोपोली होती है। और मोनोपोली हो इसीलिए रही है कि सरकार का संरक्षण कुछ खास पूंजीपतियों को प्राप्त है। राहुल गांधी ने अपने इस आलेख में महत्वपूर्ण बात जो उठाई है वो यही उठाई है कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश के ऊपर राज किया और किस तरीके से उसकी नीतियां थीं, और उसी तरीके से अब देश के अंदर कुछ एकाधिकारवादी पैदा हो गए हैं जिनको कि सत्ता का संरक्षण हासिल है, और ये भी उसी रास्ते पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस रास्ते पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो विदेशी कंपनी थी, तो इसलिए उसके खिलाफ यहाँ आंदोलन हुआ, और उसके बाद फिर वो यहाँ गुलाम हुए, किस तरीके से ये सारी बातें हैं।
आज जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक तरह से कहा जाए कि वो काले अंग्रेज हैं यानी भारतीय हैं, वो किस तरीके से देश को उसी रास्ते पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी तरफ राहुल गांधी ने बहुत प्रयास उठाए, मतलब बातें उठाई हैं। फिर राहुल गांधी का कहना ये भी है कि भाई जो बिजनेस है उनके ऊपर किस तरीके से खतरे आ रहे हैं, किस तरीके से बिजनेस समाप्त होते जा रहे हैं। और फिर उन्होंने सवाल भी पूछा है कि क्या आप उनमें से एक हैं जो इस तरीके के खतरों को देख पा रहे हैं। अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं तो आपने क्या वो खतरे देखें। और संमित्रा जी, ये देखने में आया है कि तमाम उद्योग जो हैं जिस तरीके से नष्ट होते जा रहे हैं, या कहिए कि जिस तरीके से कुछ खास पूंजीपति घराने जो हैं वो तमाम उद्योगों का अधिग्रहण करते चले जा रहे हैं। हमने देखा कि एक समय में टेलीकॉम कंपनियां होती वो 20 से 22 के आसपास पूरे देश भर में हुआ करती थी, और आज गिनती की 3 रह गई, उनमें भी एक जो है वो बिल्कुल हाँफ रही है, 2 बची हैं और उन 2 में भी प्रतिस्पर्धा है, और उन 2 के भी ऊपर अब खतरा बन जाने लगा है कि वो बाहर से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी जो है वो आने वाले हैं। तो यानी किस तरीके से एकाधिकारवाद बढ़ता जा रहा है तमाम क्षेत्रों में। इस तरीके से सीमेंट कंपनियां, हमने देखा किस तरीके से खास औद्योगिक घराने ने सीमेंट कंपनियां खरीदी। पहले उन कंपनियों पर ईडी और सीबीआई के छापे हुए, और उसके बाद वो कंपनियां एक खास औद्योगिक घराने ने खरीद ली, और वो अब उसमें भी एकाधिकार की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से ऊर्जा का क्षेत्र है, यानी सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो बिजली उत्पादन का क्षेत्र है, उसमें भी किस तरीके से एक खास औद्योगिक घराना आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसका एकाधिकारवाद होता जा रहा है। इस तरीके से जो नई ऊर्जा, जो नवीकरणीय ऊर्जा कही जाती है, उसमें भी किस तरीके से एक खास औद्योगिक घराना, उस पर एक तरीके से कहा जाए उसमें सब्सिडी भी काफ़ी मिल रही है। विश्व बैंक की तरफ से उसमें सब्सिडी आ रही है, यूएन की तरफ से सब्सिडी आ रही है, भारत सरकार भी उसमें सब्सिडी दे रही है। तो वो सब्सिडी वाला क्षेत्र जो है उस पर भी एक खास औद्योगिक घराने का कब्जा होता चला जा रहा है। यही चीज़ें राहुल गांधी उठा रहे हैं कि किस तरीके से एकाधिकारवाद व्यापार में बढ़ता जा रहा है, और ये हमारे देश के लिए किस तरीके से घातक है। और ये एकाधिकारवाद बढ़ क्यों रहा है? बढ़ इसलिए रहा है एकाधिकारवाद चूंकि सरकार का संरक्षण कुछ खास औद्योगिक घरानों को प्राप्त है, और वो औद्योगिक घराने इस तरीके से एकाधिकार उनका बढ़ता चला जा रहा है, और ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। बेरोजगारी इससे बढ़ रही है, संपत्ति कुछ खास घरानों के पास सिमटती चली जा रही है, जनता के हाथ से तमाम चीज़ें निकलती जा रही हैं, रोजगार निकलता चला जा रहा है, उसकी संपत्ति भी निकलती चली जा रही है, और कुछ खास घरानों का एकाधिकार होता चला रहा है। तो ये चुनाव के बीच एक महत्वपूर्ण मसला है, और राहुल गांधी ने इसकी तरफ ध्यान खींचने का काम किया है। संमित्रा जी, मसला इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी एक तरफ संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो न्याय की बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के लिए चुनाव मतलब है किसी भी तरह सत्ता में आना। राहुल गांधी ये नहीं कहते कि हमको आप सत्ता में लाइए, बल्कि वो ये कहते हैं कि आप अपने हक के लिए लड़िए। और यही फर्क है बीजेपी और राहुल गांधी में। और अब बीजेपी का हाल ऐसा हो गया कि उसको अब कांग्रेस से नहीं राहुल गांधी से ज्यादा डर लग रहा है, और इसीलिए अब वो देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के और नागपुर के ही है, उन्होंने आज उनका जो एक इंटरव्यू छपा उसमें वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब कांग्रेसी भी नहीं है, वो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है। और फिर उसमें उन्होंने ये कहा कि आप देखिए कि वो जो संविधान की किताब दिखाते हैं वो उसका कवर हमारे संविधान की जो ओरिजिनल किताब है उसका नीला कवर नहीं है, वो लाल कवर है। अमरिंदर जी, कुछ इसी तरह की टिप्पणी मेरा ख्याल है मई 2024 में हिमंता बिस्व शर्मा ने भी की थी, और उन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी जो है वो भारतीय संविधान नहीं, वो चीनी संविधान की प्रति दिखाते हैं, इसीलिए उसका कवर लाल है। फिर इस पर फैक्ट चेक भी हुआ और ये पता चला कि जो राहुल गांधी जो दिखाते हैं लाल रंग के कवर वाली वो है ईस्टर्न बुक कंपनी ईबीसी की ओर से एक प्रकाशित है किताब, गोपाल शंकर नारायणन का लिखा हुआ जो भारत का संविधान है उसका कोट पॉकेट संस्करण है, स्पेशल एडिशन है। उसमें वो जो जी ये किताब दिखाते हैं राहुल गांधी, और ये भारत का संविधान ही है। अब देवेंद्र फडणवीस ने जो अगर हम दिखा सके, अभी व्हाइट दिख रहा है अमलिंदु जी, क्लियर नहीं आ रही पिक्चर, पर हमारे दर्शक जानते हैं, हमने बहुत बार अपने कार्यक्रमों में इस किताब को भी दिखाया, और राहुल गांधी के हाथ में तो ये बिल्कुल दिखती ही रहती है किताब बार बार। और अभी भी राहुल गांधी संविधान सम्मान सम्मेलन में जब पहुंचे हैं तो वो इसी संविधान में लिखी बातों की बात कर रहे हैं। कवर का रंग कुछ भी हो सकता है, लाल, हरा, नीला, पीला, रंग से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर इसका रंग भगवा भी होता तब भी कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि अंदर जो बातें लिखी हैं वो बातें मायने रखती हैं कि बीजेपी अपने राज में उन बातों को कितना लागू कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह राहुल गांधी के लिए कहा कि वो हो गए हैं, अब कांग्रेस ही नहीं रह गए, वामपंथी विचारक बन गए हैं, अर्बन नक्सलियों से घिरे हुए हैं, और वो पारंपरिक नीले कवर वाले संविधान की प्रति नहीं दिखाते,
लाल कवर वाले संविधान की प्रति दिखाते हैं। अब इस पर विपक्ष के जो नेता है महाराष्ट्र में विजय वडेट्टीवार, उन्होंने ये कह भी दिया है कि ये गृह मंत्री की विफलता है कि जब आपके पास सभी साधन है तो आप संस्थान के जो लोग हैं उनकी जांच करें और मतलब देख लें कि राहुल गांधी किन लोगों से घिरे और किन से नहीं घिरे हैं। और दलित और ओबीसी संगठनों को अगर आप अर्बन नक्सल कह रहे हैं तो इस तरह से आप उनका अपमान कर रहे हैं। ये विजय वडेट्टीवार ने एक माकूल जवाब दे दिया है। अब अमरेंदु जी, सवाल ये है कि देवेंद्र फडणवीस या इससे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा, वो तो खैर झूठ ही उन्होंने बोला साफ साफ कि वो चीनी संविधान की प्रति दिखाते हैं, जबकि वो भारतीय संविधान की प्रति थी। अब सवाल ये है कि देवेंद्र फडणवीस को आखिर तकलीफ किस बात से है कि राहुल गांधी कांग्रेस की विचारधारा से ज्यादा वामपंथी विचारधारा की बात कर रहे हैं। वो संविधान के लाल कवर वाली फोटो वो दिखा रहे हैं, नीले कवर वाली बुक नहीं दिखा रहे हैं, या वो किन लोगों से घिरे हुए हैं उनसे तकलीफ है। अगर अर्बन नक्सल, ऐसा तो कोई एक संवैधानिक मतलब उसमें ये शब्द भी नहीं है, और अगर ये कोई गैर कानूनी शब्द है तो सरकार भी तो उन्हीं लोगों की है। क्यों वो लोग अभी तक राहुल गांधी पर कोई कार्रवाई इस तरह की नहीं कर पाए कि आप इन लोगों से घिरे रहते हैं इसलिए अब आपको जेल जाना चाहिए? क्या लगता है आपको, देवेंद्र फडणवीस को आखिर असली तकलीफ किस बात से है? देवेंद्र फडणवीस को जो असली तकलीफ है समिता जी, वो विजय वडेट्टीवार ने बता दी है कि बीजेपी राहुल गांधी से डरती है। ये विजय वडेट्टीवार का कहना है कि राहुल गांधी से डरती है तो इसीलिए वो इस तरह की बातें करती है। अब संविधान को लेकर जिस तरह की बातें देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, तो देवेंद्र फडणवीस को बताना चाहिए कि वो 400 सीटें मिलने पे संविधान जो बदला जाना था वो बदला जाएगा कि अब नहीं बदला जाएगा, और संविधान जो बदला जाना था वो लाल किताब वाला बदला जाना था कि नीले कवर वाला बदला जाना था, ये भी बताना चाहिए देवेंद्र फडणवीस को। कुल मिलाकर सर मित्रा जी, बात यह है कि चूंकि राहुल गांधी लगातार संविधान की बात कर रहे हैं और आज भी राहुल गांधी संविधान सम्मेलन में नागपुर में हैं जी, और वो कार्यक्रम शायद अब समाप्त हो चुका है, चूंकि हम लोग लाइव है तो अभी हम देख नहीं पा रहे हैं कि वो वहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा, वरना अपने दर्शकों को हम बताते। हालांकि उसके कुछ अंश हम सुनवाएंगे अपने इसी कार्यक्रम में कि राहुल गांधी ने वहाँ क्या क्या कहा। तो राहुल गांधी लगातार जो सम्मेलन को लेकर मतलब संविधान को लेकर बातें कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इससे बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। राहुल गांधी अभी पिछले दिनों जब रांची गए थे, वहाँ भी एक संविधान सम्मेलन था, वहाँ भी उन्होंने संविधान को लेकर बातें की थी, और लोकसभा चुनाव के बाद भी राहुल गांधी ने संविधान का मसला छोड़ा नहीं। यहाँ तक कि जब वो लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने के लिए खड़े हुए और इंडिया गठबंधन के तमाम लोग जो खड़े हुए शपथ लेने के लिए, सबने वो संविधान की किताब दिखाई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय सबसे पहले खड़े हुए शपथ लेने के लिए लोकसभा में, तो उस समय उनको वो संविधान की किताब दिखाई गई और भारत बचाओ संविधान बचाओ के नारे थे वहाँ लगे संसद के अंदर। तो ये बीजेपी की परेशानी अच्छे तरीके से समझी जा सकती है। आज भारतीय जनता पार्टी को संविधान समझ में आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि देश की जनता ने 4 जून 2024 को इस संविधान को बचा लिया और नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया कि वो संविधान के सामने अपना माथा झुकाएं। तो ये इस देश की जनता की ताकत है। तो परेशानी भारतीय जनता पार्टी को यही है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बीजेपी को मजबूर कर रहे हैं कि वो बीजेपी उनके मुद्दों पे हाँ या ना की बात करे, और उसको वो बातें माननी पड़ रही हैं। अब अभी तक जनगणना की बात ही नहीं हो रही थी। अब जब राहुल गांधी ने लगातार जातिगत जनगणना की बात कही, तब जाकर ये आया कि 2025 में जनगणना शुरू होगी। अब जब जनगणना शुरू होने की बात आई है सर मित्रा जी, तो राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, इसी सरकार से करवाएंगे। अब देखना यह है कि ये जातिगत जनगणना सरकार कराती है कि नहीं कराती है, या राहुल गांधी के दबाव में आकर जनगणना करवाती है। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जिस पे राहुल गांधी की बातों को इस सरकार को मानना पड़ रहा है, और सरकार दबाव में साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो इसीलिए परेशानी जो है वो समझ में आती है, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे वो हिमंता बिस्वा शर्मा हो, और चाहे नरेंद्र मोदी हो। उनकी परेशानी ये साफ तौर पर समझी जा सकती है कि राहुल गांधी से उनको परेशानियां क्या हो रही हैं। जी, राहुल गांधी जो है बीजेपी के लिए परेशानी का दूसरा नाम ही बन चुके हैं, क्योंकि राहुल गांधी जो उन्होंने आज अपने आर्टिकल में जिसका जिक्र किया, उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो नियामगिरी के जंगलों में भी गए थे। और हमने देखा है कि राहुल गांधी अपनी राजनीति की शुरुआत से ही, मतलब जब भी वो सांसद जब से बने 2004 से, उसके बाद भट्टा परसौल है, चाहे नियामगिरी है, वो हर जगह गए और हर जगह उन्होंने उन लोगों के हक में आवाज उठाई जिनकी आवाज अब तक संसद में नहीं पहुंच पा रही थी, या उसको किसी कारण से दबाया जा रहा था, या उद्योगपतियों के लिए उस आवाज को दबाने का काम हो रहा था। लेकिन राहुल गांधी ने आज एक तरफ वो अभी जो बातें कह रहे हैं वो जब आ जाएगी उसकी बाइट वो हम जरूर सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आज उनका एक जो ट्वीट है, अपने ही आर्टिकल का एक संक्षेप उन्होंने जो दिया है, उस ट्वीट को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। राहुल गांधी यहाँ लिखते हैं कि भारतीय बिजनेसेस किस रास्ते पर आगे बढ़े, चुनाव आपका है। निष्पक्षता और समान अवसर या एकाधिकार, रोजगारों का सृजन या गिनती के पूंजीपतियों का शासन,
योग्यता को बढ़ावा या सत्ता से संबंधों को प्राथमिकता, अनुसंधान और नवाचार या डर के साए में सहमे व्यापार। भारतीय बिजनेसेस के लिए न्यू डील सिर्फ विकल्प नहीं, बेहतर भविष्य के लिए समय की मांग है। #न्यू डील फॉर इंडिया बिजनेसेस। ये जो राहुल गांधी का ट्वीट है, अमरिंदु जी, मुझे याद है जब 2014 जब से मोदी ने सत्ता संभाली, लेकिन उसके पहले मेरा ख्याल है 2011 से वो वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत उन्होंने की थी, और उसमें जिस तरीके से वो तमाम उद्योगपतियों को बुलाया, और एक समय मतलब रतन टाटा से लेकर मुकेश अंबानी और तमाम सुनील मित्तल, जितने भी बिजनेसमैन थे, ये सारे लोगों ने मोदी को बिल्कुल एक बहुत ही भविष्य के लिए ये बताया कि नहीं, ये मसीहा जैसे साबित होंगे, अगर ये देश में आ गए तो सब पूरा कल्याण ही कल्याण होगा। एक ऐसा माहौल, यानी जब व्यापारी वर्ग, क्योंकि हम ये हमेशा देखते हैं राजनीति में, एक यही खास बात है कि व्यापारी वर्ग जिस ओर झुकता है या वो जिसको सपोर्ट करता है वो सत्ता में आता है, ये हमेशा रहा है। और कांग्रेस की जो नीतियां रही 2004 से 14 तक की, उसमें व्यापारी वर्ग को थोड़ी बहुत तकलीफ हो गई, क्योंकि कांग्रेस ने जो जिस तरह मनरेगा की बात की, सूचना के अधिकार की बात की, शिक्षा के अधिकार की बात की, यानी एक तरीके से एकाधिकार को खत्म किया था, और ये था कि सब लोगों को सबका हक मिले, एक तरीके से लेफ्ट की ओर थोड़ा झुकाव वाला वो एक शासन रहा। और बेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ही वो थे जिन्होंने भारत में नई औद्योगिक नीतियां या नव उदारीकरण जो था वो उनके कारण ही आया, लेकिन बिजनेस वर्ग को ये बात शायद रास नहीं आ रही थी, और नरेंद्र मोदी में वो एक मसीहा देख रहे थे। लेकिन अब जब वो देख रहे हैं कि केवल 2-3 लोग जो है उनका तो फायदा है और बाकी सारे बिजनेस जो है वो ठप हो रहे हैं, और ऐसे समय में राहुल गांधी का ये जो आलेख है आज का, ये एक तरफ तो जो सामान्य लोग हैं उनको तो बता ही रहा है कि आपको अपने हक के लिए लड़ना है, लेकिन दूसरी तरफ क्या व्यापारी वर्ग जो है, जिसको हम ये मानते हैं कि वो अमूमन बीजेपी के साथ ही जाता है, और जब हम बात करेंगे अगर महाराष्ट्र और झारखंड की, तो क्या यहाँ पर आपको लगता है कि राहुल गांधी के इस लेख का असर चुनाव पर होगा? व्यापारी वर्ग जो है वो सोचने पर मजबूर होगा कि क्या वाकई बीजेपी की जो औद्योगिक नीतियां रही है, या अब जो मोदी जिस राह पर चल पड़े हैं उससे उनका क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ है? क्या व्यापारी वर्ग इससे प्रभावित होगा? एक तो सुमित्रा जी, जो वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम था और उसमें सबसे पहले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पे उसी में पेश किया गया था, और गुजरात मॉडल की जो बात की गई थी, लेकिन वो जिन सज्जन ने कही थी आज उनका हश्र दिखाया जा सकता है। सबसे पहले ये नाम प्रस्तावित करने वाले थे अनिल अंबानी, और आज अनिल अंबानी का कारोबार कहाँ है और किस तरीके से ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से उनकी कंपनियां डूबी, और फिर लंबी बात हो जाएगी। लेकिन जिन्होंने सबसे पहले प्रस्तावित किया था उनका हश्र एक तरीके से देखा जा सकता है, जिन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम सबसे पहले आगे बढ़ाया था। लेकिन ये सिर्फ बात ये नहीं कि नरेंद्र मोदी का नाम किसने आगे बढ़ाया था और किसने फ़ायदे दिया अनिल अंबानी को, उसके फ़ायदे मिल रहे नाम बढ़ाने के, हालांकि राफेल में किस तरीके से उनको डील मिली, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कुछ खास पूंजीपतियों के पक्ष में ही ये सरकार फैसले करेगी और सारा व्यापार उनके पास ही सिमटता जाएगा? राहुल गांधी आज जिस खतरे से आगाह कर रहे हैं और जिस बात को उठा रहे हैं, वो बात यही है कि ये कुछ खास पूंजीपतियों के हाथ में चीज़ें समेटने की बातें हो रही हैं, और नीतियां इस तरीके की बन रही हैं कि कुछ पूंजीपतियों के हाथ में ही देश के तमाम व्यापार और देश की तमाम संपदा जो है, प्राकृतिक संपदा और आर्थिक संपदा, वो सब उनके पास, उनके कब्जे में हो जाएगी, और पूरा देश एक तरीके से कुछ खास पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा। ये खतरे की तरफ राहुल गांधी आगाह कर रहे हैं, और ख़ासतौर से जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी हैं, खासतौर से जो बड़े व्यापारी भी हैं, उनको भी बता रहे हैं कि किस तरीके से आपके व्यापार छीने जा रहे हैं। जैसा मैंने कुछ सीमेंट कंपनियों का उदाहरण आपको दिया कि किस तरीके से सीमेंट कंपनियां होती वो खरीद ली गई हैं खास औद्योगिक घराने के ज़रिए। मीडिया की जो आप देखिए, तमाम औद्योगिक समूहों के मीडिया घराने हुआ करते थे, स्वतंत्र मीडिया घराने हुआ करते थे, और किस तरीके से ईडी और सीबीआई इन सब सारी चीज़ों को देते हुए, सेबी तक होते हुए, किस तरीके से मीडिया घराने जो है वो भी खरीद लिए गए कुछ खास पूंजीपतियों के द्वारा, और आज खबरें वहीं से संचालित होती हैं। तो राहुल गांधी इसी खतरे की तरफ आगाह करते हुए नजर आते हैं, और ख़ासतौर से मुझे लगता है समिता जी, उस औद्योगिक घराने को भी जो है वो, मतलब मीडिया घराने को भी सतर्क हो जाना चाहिए। जिसने राहुल गांधी के ये लेख छापा है उनको भी सतर्क हो जाना चाहिए कि कल को ये खतरा आपके जो मीडिया घराने हैं उनके ऊपर भी आ सकता है कि आपके ये संस्थान भी खरीद लिए जाएँ, जैसे कि दूसरे
से तो खरीदे गए। तो राहुल गांधी ने एक बड़े खतरे की तरफ आगाह किया है। अब ये पूंजीपति घराने से मतलब सतर्क होते नहीं होते ये उनके ऊपर है, लेकिन उन्होंने एक बड़े आने वाले परिदृश्य की तरफ इशारा कर दिया है कि किस तरीके से चीज़ें देश के अंदर हो रही हैं। और आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने चुनौती दी है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और आरएसएस के गढ़ से उन्होंने जो वार किया है सर मित्रा जी कि ये जातिगत जनगणना होकर रहेगी, उनकी वो बाइट आ गई है। हम लोग उसको सुन भी लेते हैं कि आज राहुल गांधी ने किस तरीके से नागपुर से संविधान को लेकर संविधान सम्मेलन में और भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है सर मित्रा जी। ऐसे अब हम 3-4 सम्मेलन कर चुके हैं। आपने आज डिस्कशन किया होगा, आपने अपने विचार रखे होंगे। अच्छा डिस्कशन होता है, एक प्रकार से क्लैरिटी और डायरेक्शन मिलती है। अभी आपने अंबेडकर जी और गांधी जी की बात की, और हर सम्मेलन में अंबेडकर जी की बात होती है, गांधी जी की बात होती है, शिवाजी महाराज, महात्मा फूले जी, सावित्री फूले जी, संत तुकाराम जी, बहुत सारे नाम हैं, साहू महाराज जी, बिरसा मुंडा जी, अंबेडकर जी, गांधी जी, उसमें बुद्ध भगवान का नाम जोड़ा जाता है, बसवना, नारायण गुरु। हर प्रदेश में आपको ऐसे 2-3 नाम मिलेंगे। और फिर उनकी याद करते हैं हम। गांधी जी अमर रहें, अंबेडकर जी अमर रहें, हाथ जोड़ते हैं उनके सामने, माला लगती है। मगर सच्चाई है कि जब हम अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं, तो हम एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम अंबेडकर जी की बात करें तो अंबेडकर जी ठीक है एक फॉर्म थे, एक शरीर थे, मगर अंबेडकर जी के मुंह से सिर्फ उनकी आवाज नहीं निकलती थी। जब अंबेडकर जी बोलते थे तो करोड़ों लोगों की आवाज, करोड़ों लोगों की आवाज उनके मुंह से निकलती थी। अगर सिर्फ अंबेडकर जी की आवाज निकलती तो हम उनका याद नहीं करते। हम उनका याद इसलिए करते हैं क्योंकि जब अंबेडकर जी बोलते थे तो दूसरों का जो दुख था, दूसरों का जो दर्द था, वो उनके मुंह से निकलता था। तो अमरिंदर जी, यहाँ पर जो राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, और अभी वो पूरा भाषण हमारे चैनल पर दर्शक देख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खास बात ये, उन्होंने जिस तरीके से अंबेडकर को याद किया और ये बताया कि वो जो बोलते थे वो करोड़ों लोगों की आवाज होती थी, और उसके बरक्स की अगर केवल उनकी आवाज निकलेगी तो हम उनको इस तरह से याद नहीं करेंगे। क्या ये सीधे सीधे एक तरफ संघ और दूसरी तरफ मोदी को चुनौती है? क्योंकि ये जो बात करते हैं ये केवल अपनी बात करते हैं। जैसे संघ भी जो बात कर रहा है, भले वो पूरे हिंदू समाज की, लेकिन वो हिंदू मतलब एक जो बड़ा व्यापक वर्ग है, लेकिन वो उसको समेट देते हैं
कि केवल ये हम हिंदू और यही हिंदुस्तान, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। जबकि हिंदुस्तान को जो हम जानते हैं वो तमाम धर्मों से मिलकर बना हुआ देश है, लेकिन संघ जो है उसको केवल हिंदू तक सीमित रखना चाहता है। मोदी जो है वो केवल अपनी बात करते हैं, जब वो व्यापार की बात करते हैं तो केवल वो एक दो लोगों की बात करते हैं, यानी यहाँ पर वो बाकी लोगों को छोड़कर कुछ लोगों तक रहते हैं। राहुल गांधी कुछ को छोड़कर वो सारे लोगों की बात कर रहे हैं, और उसी सिलसिले में वो अंबेडकर को भी याद कर रहे हैं, गांधी को भी याद कर रहे हैं, और तमाम ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसे तमाम लोगों के नाम उन्होंने लिए हैं यहाँ पर। ये जो राहुल गांधी का जो दाम है, ये इस पर बीजेपी क्या जवाब देगी, एक तो सवाल ये। और दूसरा सवाल, फडणवीस की बात पर मैं दोबारा आना चाहूंगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने एक खास बात और कही थी। उन्होंने ये कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी कांग्रेस से नहीं लड़ रहे, बल्कि पुरानी पार्टी की मशीनरी में समाहित अराजकतावादी और राष्ट्र विरोधी ताकतों से लड़ रहे हैं, और संघ से जुड़े संगठन अराजकतावादी आख्यान का मुकाबला करने में हमारी मदद कर रहे हैं। यानी यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ मान लिया कि संघ जो है वो हमारी मदद करता है। यानी संघ जो अपने आप को केवल सांस्कृतिक संगठन बताता है, यहाँ उसकी पोल देवेंद्र फडणवीस ने खोल दी कि नहीं, संघ जो है हमारी मदद कर रहा है चुनाव लड़ने में। और दूसरी तरफ जेपी नड्डा, जिन्होंने मई में ये कहा था कि भाजपा अब इतनी बड़ी हो गई कि उसको संघ की जरूरत नहीं है, यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं, और यहाँ पर संघ की भूमिका जिस तरीके से आ गई है, क्या ये बीजेपी के लिए चुनाव में घातक साबित हो जाएगी? देखिए समिता जी, एक तरह से कहा जाए कि देवेंद्र फडणवीस ने जेपी नड्डा को आईना दिखाया है, नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया है। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि जेपी नड्डा साहब का लोकसभा चुनाव से पहले वक्तव्य था कि उनको अब आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी बालिग हो गई है, अपने काम खुद कर सकती है, तो आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। जबकि हम लोगों का मानना ये रहा है समिता जी, तमाम विश्लेषकों का भी ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी खुद में कोई पार्टी है ही नहीं, वो सिर्फ एक मुखौटा है आरएसएस का, और आरएसएस ही भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ही आरएसएस है। तो इसलिए बाबा जो बातें की जाती हैं, आरएसएस अब कूद गया है और भारतीय जनता पार्टी की मदद करेगा। अरे आरएसएस ने कब भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं करी? जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से क्या आरएसएस ने कभी भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं करी? कोई एक ऐसा चुनाव बता दिया जाए जिसमें आरएसएस ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की या कम्युनिस्ट पार्टी की या बीएसपी की या किसी और की मदद कर दी हो? जी, हमेशा उसने भाजपा की ही मदद की है। और भाजपा की मदद की है कि क्या की है भाजपा में? उसके बाकायदा वहाँ से स्वयंसेवक आते हैं, वो प्रचार मंत्री और क्या क्या वहाँ बनाए जाते हैं। संगठन मंत्री तो वहाँ से आया हुआ ही होता है, यानी जो संगठन मंत्री होता है वो एक तरीके से पूरी भाजपा की नकेल कसता है, जो आरएसएस से आया हुआ होता है। सीधा सीधा वो आरएसएस से, मतलब आरएसएस को गवर्न करता है। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो छटपटाहट थी नरेंद्र मोदी की आरएसएस से बाहर निकलने की, और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बताया था जेपी नड्डा के जरिए कि अब आरएसएस की आवश्यकता नहीं है और नरेंद्र मोदी काफ़ी ज़्यादा सशक्त हो गए हैं और अब वो सब कुछ काम संभाल सकते हैं, भाजपा इस स्थिति पहुंच गई है। एक तरीके से देखा जाए देवेंद्र फडणवीस ने उस पर यह हमला बोला है साफ तौर पे, और ये देवेंद्र फडणवीस ने नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा को ये रास्ता दिखाया है। दूसरी तरफ उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में दूर दूर तक कोई आशा नहीं है कि वो सरकार बना सकती है या अच्छा चुनाव लड़ सकती है। हालांकि ये बात वो पहले भी एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में स्वीकार कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ रही है, 150 सीटों पर लड़ रही है, तो बड़ी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। लेकिन क्या सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बावजूद वो सरकार बना पाएगी? सबसे बड़ी पार्टी तो 2019 में भी बनकर उभरी थी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। आपने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, छीना आपने, लेकिन उसके बावजूद आपने उद्धव ठाकरे ने जो कीमत को आपने नहीं बनने दिया, उसके बाद भी जब आपने उनकी पार्टी तोड़कर सरकार बनाई तो आपका मुख्यमंत्री नहीं बना। तो ये चीज़ वहाँ हो चुकी। तो ये एक तरीके से भाजपा के अंदर जो एक संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष की तरफ भी इशारा देता है, और ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि मोदी शाह से महाराष्ट्र की बीजेपी जो है उसकी दूरियां बढ़ रही हैं और आरएसएस के नज़दीक वहाँ की पार्टी जाती हुई दिखाई पड़ रही है। ये साफ तौर पे देखा जा सकता है समिता जी। दूसरे दलों में दो फाड़ करने वाली बीजेपी खुद इस मोड़ पर पहुंच जाएगी, ये उम्मीद शायद न नड्डा को रही होगी न मोदी शाह को रही होगी, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से मतलब गुजरात का ही जो एक वहां पर प्रभाव चलाना चाहते थे, लेकिन नागपुर और मुंबई यहाँ पर गुजरात का प्रभाव नहीं चलेगा, ये बात देवेंद्र फडणवीस ने जाहिर कर दी है अपने बयान से। और दूसरी तरफ बीजेपी में जो दो फाड़ हो रहा है वो तो दिख ही रहा है, उधर महायुति में भी दो फाड़ होते हुए दिख रहा है। और एकनाथ शिंदे के साथ जो गेम खेल गई है बीजेपी,
क्योंकि कल राज ठाकरे ने जिस तरीके से जो सदा सरवणकर जो है माहिम से अमित ठाकरे के सामने उतरे हैं, एकनाथ शिंदे के जो प्रत्याशी हैं, उनका एक जो पूरा बयान आया था कि मैं गया क्योंकि एकनाथ शिंदे ने मुझसे कहा कि जाओ मिलो और उसके बाद वो जो फैसला करे वो मानने होगा हमको, लेकिन राज ठाकरे ने मिलना ही दूर कर दिया। फैसला कोई लेना तो दूर की बात है, उन्होंने मिलने तक से इनकार कर दिया। ये सीधे सीधे एकनाथ शिंदे का अपमान था। उसके अलावा राज ठाकरे ने एक बात और कही कि 2022 में एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ी है और बाला साहब ठाकरे को वो एक तरीके से दगा किया और ये कि नाम और निशान भी अपने पास रख लिए। ये सीधे सीधे राज ठाकरे का जो बयान है, ये एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। और इधर आशीष शेलार ने ये आज ऐलान कर दिया कि हम शिवटी जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से बाला नंदगांवकर जो है मनसे के प्रत्याशी हैं, हम उनका समर्थन करेंगे और महायुति वहां पर यह है कि हम मनसे के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, ये महायुति ने बता दिया। तो ये आशीष शेलार यानी बीजेपी के अध्यक्ष वहां के महाराष्ट्र इकाई के मुंबई के, तो उन्होंने ये बोल दिया है। तो ये सब जो खेल चल रहा है और इसमें एकनाथ शिंदे ने भी ये शिकायत की थी कि जो बीजेपी के नेता है वो हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये सारा जो खेल चल रहा है, राज ठाकरे जिस तरीके से फिर से अपना प्रभाव बना रहे हैं या बीजेपी उनको अपना प्रभाव बढ़ाने दे रही है, लेकिन राज ठाकरे एकनाथ शिंदे को भी आईना दिखा रहे हैं कि तुमने क्या किया था, यानी एक तरीके से वो उद्धव ठाकरे के लिए अपनी सहानुभूति भी दिखा रहे हैं। ये सारा खेल जो है ये क्या बीजेपी को जो कह सकते हैं कि अपना ही वार खुद उस पर उल्टा पड़ेगा, क्योंकि उसने दूसरे दलों में दूसरे घरों में खूब तोड़फोड़ की। अब बारी क्या बीजेपी के लिए वही आ गई है? देखिए समिता जी, एक तो यहाँ बीजेपी पर्दे के पीछे से एक तो समझौते की कोशिश कर रही है राज ठाकरे के साथ, और राज ठाकरे का एकनाथ शिंदे के लिए ये कहना कि इन्होंने पार्टी से गद्दारी की, बाला साहब का अपमान किया, ये सारी चीज़ें कहना जो है, अब इसमें दो चीज़ें हैं। राज ठाकरे भी इसके ज़रिए खेल खेल रहे हैं और बीजेपी के साथ मिलकर खेल रहे हैं। एक तो एकनाथ शिंदे को बता दिया गया कि ये जो हैं वो बागी हैं, ये बाला साहब के वारिस नहीं हैं। अब जहाँ जहाँ एकनाथ शिंदे के लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे होंगे, वहाँ बीजेपी भी उनके समर्थन में खड़ी होती दिखाई नहीं देगी, वहाँ शायद वो मनसे को सपोर्ट करेगी। लेकिन जहाँ एकनाथ शिंदे के वो प्रत्याशी होंगे जो बीजेपी के भेजे हुए हैं, वहाँ बीजेपी उनको सपोर्ट करेगी। तो यहाँ एक तैयारी खुद शुरू कर दी है, यानी एकनाथ शिंदे के साथ जो खेल बीजेपी कर रही है वो ठीक वही खेल कर रही है जो उसने पहले उद्धव ठाकरे के साथ किया था। ये चीज़ें समझ में आने लगी। तो अब बीजेपी को भी समझ में आ गया कि एकनाथ शिंदे के पास वो क्षमता नहीं है कि वो उद्धव ठाकरे को कुछ नुकसान पहुंचा सकें, तो उसने अब रास्ता पकड़ा है राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाने का। राज ठाकरे इसके ज़रिए एकनाथ शिंदे पर हमला बोलकर एक तरह से कहा जाए वो एकनाथ शिंदे को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे को ही, कि ताकि जो शिवसेना के साथ जाने वाले, एकनाथ शिंदे के साथ जाने वाले लोग हैं, वो एकनाथ शिंदे के साथ ना जाकर चले जाएं राज ठाकरे के साथ। यानी ये दिखाने की कोशिश करें कि पूरा जो ठाकरे परिवार है वो एकजुट है इस मामले पे कि एकनाथ शिंदे ने विश्वासघात किया। तो भारतीय जनता पार्टियां जिस तरीके की रणनीति अपना रही है और जो खेल रही है, ये उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके ज़रिए हो ये सकता है कि एकनाथ शिंदे को तो नुकसान हो, लेकिन वो फ़ायदा बीजेपी को ना होने पाए। क्योंकि जब राज ठाकरे ये कहेंगे, राज ठाकरे की खुद की अपनी हैसियत नहीं है कि वो सरकार बना सकें या इस स्थिति में आ सकें कि वो बीजेपी की सरकार बनवा सकें, ऐसी भी स्थिति नहीं है। तो ये उद्धव ठाकरे को ही एक तरीके से फ़ायदा पहुंचाएगा। तो बीजेपी ने शायद ये गलत दांव चल दिया है। हो सकता है बीजेपी इसके पीछे कुछ और रणनीति हो, हम ये समझ पा रहे हो कि बीजेपी ने गलत दांव चल दिया है। लेकिन समिता जी, जिस तरीके से जो टूट फूट की खबरें आ रही हैं बीजेपी से, और बताया जाता है कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के आला कमान से शिकायत की है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। अब एकनाथ शिंदे अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। और जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, तो फिर एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी को दूसरी जगह मदद कोई क्यों करेंगे? जाहिर सी बात है कि जो उनकी अपनी सीटें हैं उस पर ही मदद करेंगे। और अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है कि वो किसी स्थिति में आ जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी वो क्यों जाएंगे अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, अगर उनकी कोई फाइलें बीजेपी के पास दबी हुई नहीं है। सर मित्रा जी, इधर जो एक घोषणा पत्र अब आज जैसे शाम को 4:30 बजे महागठबंधन का आना है, महाविकास अघाड़ी का संयुक्त घोषणा पत्र आएगा। यानी जो गारंटी होगी वो सिर्फ राहुल गांधी की या कांग्रेस की गारंटी नहीं होगी, वो गारंटी पूरे इंडिया गठबंधन की होगी। और जो वायदे किए जाएंगे वो पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से होंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी महायुति का कोई साझा घोषणा पत्र जारी कर सकती है जिसमें वो कहे कि ये साझा घोषणा पत्र है?
खबर ये आ रही है कि अजीत पवार जो है वो अपना घोषणा पत्र अलग घोषित कर रहे हैं। नवाब मलिक कह रहे हैं कि अजीत पवार किंग मेकर बनेंगे। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि आरएसएस की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ये महायुति में दरारों को साफ तौर पे बताती हैं कि महायुति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और उनके अंदर दरारें बढ़ चुकी हैं। समिता जी जी, क्योंकि महायुति जो है वो अभी तक यही तय नहीं कर पाई है कि उसकी आखिरी रणनीति या तो वो जाहिर नहीं कर रही है कि उसकी रणनीति क्या है, लेकिन अभी तक महायुति में चीजें जो है वो बहुत धुंधली है, स्पष्ट नहीं है। और इसी से समझ में आ रहा है कि वहां पर बीजेपी जो है उसकी हालत यानी महाराष्ट्र में उसकी हालत खराब है, जबकि राहुल गांधी और ये कहें उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे कद्दावर नेता जो ये बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनका जो दम है वो भी लोग जानते हैं। और अजित पवार को इसीलिए डर है कि वो कहीं अपने भतीजे से ही ना हार जाए, तो वो किंग मेकर तो बाद में बनेंगे, पहले वो अपनी सीट बचा लें, ये भी एक देखने वाली बात होगी। एकनाथ शिंदे की शिकायतें अपनी तरफ है और उधर जिस तरीके का खेल खेल चुके हैं इंडिया गठबंधन यानी कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस, ये जो तीनों लोग जो मिलकर जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आज शाम को जो रैली होगी वो खास देखने लायक रहेगी कि उसमें किस तरह की बातें होती हैं और क्या गारंटियां देती है। क्योंकि आज कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी की रैली हो, इससे पहले एकनाथ शिंदे ने आज जिस तरह लाड़की बहन योजना में राशि की बढ़ाने की घोषणा भी कर दी, उससे समझ में आ रहा है कि इन लोगों को अब डर लगने लगा है और अब वो सीधे सीधे खुलकर जो बार्गेनिंग करने वाली बात रहती है कि जनता के सामने कि भाई तुम हमारी सरकार बनाओगे तो हम तुमको 1500 नहीं 2100 रुपए देंगे, ये इस तरह की बार्गेनिंग पे जब उतर आए हैं लोग, तो उससे समझ में आता है कि बीजेपी या महायुति किस कदर कमजोर पड़ चुकी है। बहरहाल आज हमने जो चर्चा की कि राहुल गांधी का जो नया वार था या वार का जो नया अंदाज था, इसका अब आगे क्या असर होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि राहुल गांधी एक तरफ जाति जनगणना और संविधान के सम्मान की बात नहीं छोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ वो नए नए मुद्दों को भी उठा रहे हैं। उन्हीं में से एक आज नया मुद्दा उन्होंने जो उठाया व्यापार में एकाधिकार का, इसका भी अब आगे क्या असर होगा ये देखने वाली बात रहेगी। तो अमलेंदु जी आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।